यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले कुछ लेक्चर्स को, जिसमें हमने देखा था कि कौन से ऐसे ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी आने से पहले हुआ करते थे। तो हम रिवाइज कर ले तो सबसे पहला था सोल प्रोप्राइटर, देन हमने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन हमने आगे देखा पार्टनरशिप फर्म, एंड देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सब 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर कर चुका है और आज हम इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्चुअली क्यों लाना पड़ा, तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुका था कि ये सब जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा, उनमें कुछ ऐसे डीमेरिट्स होने के वजह से, ऐसे कुछ नेगेटिव थिंग्स होने के वजह से हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी लाने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे कौन से नेगेटिव थिंग्स की बात कर रहे हो मैम? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक ऐसा नेगेटिव थिंग था या ऐसा डीमेरिट बोल सकती हूँ कि सिर्फ लिमिटेड कैपिटल ही होता था हमारे पास पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ एक ही बंदा है, सिर्फ वन मैन आर्मी है, तो वो कितना कैपिटल लेके आ पाएगा अपने बिजनेस में, है ना। देन हमने देखा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, अगर आप बिजनेस से अपने क्रेडिटर को पैसे नहीं चुका पा रहे हो, तो आपके घर के, आपके पर्सनल असेट बेच के आपके बिजनेस के जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है उनका पेमेंट होता था। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव बात बोलूंगी इन पहले वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपके पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं अगर आपने अपने बिजनेस के लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं किया तो। देन हमने देखा स्मॉल स्केल। पहले के जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो स्मॉल स्केल पे चलते थे। क्यों? जस्ट बिकॉज आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, और फोर्थ बोलूंगी जस्ट बिकॉज फ्यू पर्सन इन्वॉल्व हुआ करते थे। ज्यादा पर्सन को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही उनसे हम कैपिटल मांग पाते थे। पब्लिक के पास हम कैपिटल मांगने को नहीं जा सकते। तो ये सब सारी डीमेरिट्स होने के वजह से हमको लाना पड़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये सारी जो डीमेरिट्स थी आपके पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखो कैसे, तो अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हो तो आप जो लिमिटेड कैपिटल में कर पा रहे हो वो आप अब कर पाओगे अनलिमिटेड कैपिटल। मतलब आपके पास पैसे मांगने को पूरी पब्लिक, पूरी जनता खड़ी है, ठीक है, जो सिर्फ आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही अलाउ होती है। ऐसे दूसरे लॉज में अलाउ नहीं किया जाता है कि आप पब्लिक के पास, मतलब जनरल पब्लिक जिसको आप जानते भी नहीं हो, उनसे पैसा रेज कर सकते हो। ये सिर्फ आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी आपको एक पब्लिक कंपनी करके एक टाइप है, उसमें ही आप पब्लिक के पास जाके पैसे रेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला डीमेरिट कन्वर्ट हो गया अपना मेरिट में। देन सेकंड, इधर आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी में। मतलब ही अगर कुछ लॉस हुआ तो कुछ नहीं, आपके पर्सनल एसेट कुछ बेचे नहीं जाएंगे, आपके जो बिजनेस के जो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जो भी आपके और अदर प्रॉफिट्स हैं, उससे ही आपके जो आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं उनके पेमेंट होंगे। बाकी आपके पर्सनल एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है। देन जस्ट बिकॉज आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी इकट्ठा कर पा रहे हो इधर, इसके वजह से अब आप आ जाओगे लार्ज स्केल बिजनेस में, ठीक है। इधर आप अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आप ओपन करते हो तो आप अपने बिजनेस को लार्जली स्केल पे ओपन कर सकते हो। देन इधर लार्ज पीपल इन्वॉल्व रहते हैं, लार्ज पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, मेनी पीपल इन्वॉल्व रहते हैं बोल सकते हो आप। सो आप देख रहे हो कि जब हम पहले वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे थे तो जस्ट बिकॉज ये सब डीमेरिट्स होने के वजह से हम अपना जो प्रोडक्शन है वो मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर हम अपने लोकलाइट्स को ही डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे थे। हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज स्केल पे नहीं चला पा रहे थे। बट जैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी आया तो ये सारे जो डीमेरिट्स थे हमने अब
चेंज कर दिए हैं और ये सब कन्वर्ट हो गए अपने पॉजिटिव पॉइंट में। तो यही सब आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ने को मिलेगा कि आप कैसे लार्ज स्केल पे इसमें बिजनेस कर सकते हो। तो देखेंगे आपके बुक के कंटेंट को, तो रीड करें आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। A joint stock company is more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industry. ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है? मॉडर्न इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट एक यही चीज है कि आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर पाओ। तो ये लार्ज स्केल पे लिमिटेड लाइबिलिटी, ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, यही सब तो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट। इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जब भी आप लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहते हो, बड़े पैमाने पे बिजनेस करना चाहते हो, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन you can avail. Now this form of organization started in India in 18th century. जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि कैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैसे हमने मतलब थोड़े पैमाने पे हम जब काम कर रहे थे और लेबर इंसेंटिव काम हुआ करता था, फिर हम मशीन्स पे आए, फिर हमने बहुत सारे पावर यूज करने लग गए, स्टीम पावर, वाटर पावर। तो ये 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और उसके कारण ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का उधर खोज हुआ। ठीक है, एट प्रेजेंट इन इंडिया वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सच एज पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी एटसेट्रा। नाउ देखो, जब हम ये जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स कैसे, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो पब्लिक के पास पैसे मांगने को नहीं जा सकती या पैसे रेज करने को नहीं बोल सकती, उनसे पैसे रेज नहीं कर सकती। बट ऑन दी अदर हैंड पब्लिक कंपनी जो है, जनरल जो जनता है, जनरल जो पीपल है, उनसे पैसे रेज कर सकती है और वो लार्ज स्केल पे अपना रेज हो जाता है। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, तो ध्यान देना। तो आपके बुक में इसको जो स्टार्ट करने से पहले आपको कंपनी इन लेमैन्स लैंग्वेज समझाया हुआ है, मीन्स कॉमन लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि कंपनी हम किसको बोलते हैं। कंपनी मतलब जब भी हम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इन्वॉल्व होते हैं विद लॉफुल कॉमन पर्पस के लिए, मतलब लॉफुल क्यों वर्ड यूज किया हुआ है कि वो जो कॉमन पर्पस होना चाहिए, आप इलीगली स्टार्ट नहीं कर रहे हो, मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए या ऐसा कुछ काम जो हमको लॉफुली रिस्ट्रिक्ट करता है। इसीलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए जब आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इन्वॉल्व होते हो, तो वो लॉफुल होना चाहिए। तो कंपनी मतलब मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड फॉर लॉफुल कॉमन पर्पस और गोल। ठीक है, इतना समझा। नाउ जो वो गोल होगा वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है या गोल हो सकता है, और नॉन इकोनॉमिक गोल हो सकता है। तो इकोनॉमिक गोल क्या होता है, जब भी आप प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस ओपन करते हो तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गोल। और जब भी आप अदर देन प्रॉफिट मोटिव के लिए, मतलब कि आप सर्विस ओरिएंटेड करना चाहते हो या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, मतलब नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट, तो आपको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक गोल के लिए, लाइक चैरिटी, डोनेशन, या आप पुअर पीपल को या पुअर इलिटरेट पीपल को एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करते हो, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक गोल में आएगा। मतलब ही कंपनी इधर क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट होते हो एक कॉमन गोल के लिए, और वो कॉमन गोल क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और ये गोल इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक गोल भी हो सकता है, मतलब ही प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, इसी को हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। ये सब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो पढ़ लेना। नाउ इधर आगे देखो, आपको एक अच्छा से समझा रखा है जो हमने कुछ मिनट्स पहले पढ़े थे। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, पढ़ा था कि जब हम ये वाले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो इधर जो हमारे लोग होते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, वो लार्ज नंबर पे, लार्ज स्केल पे होते हैं। इन सिंपल वर्ड, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम। ठीक है, उन्होंने आगे वही लैंग्वेज
वही सेंटेंस उन्होंने और सिंप्लीफाई किया हुआ है कि बहुत सारे लोग आके एक कॉमन पर्पस वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए टू कैरी आउट बिजनेस और फिर बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट आता है उसको शेयर करते हैं, उसी को हम कंपनी बोलते हैं, राइट। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम इधर हम प्रॉफिट इतने लार्ज स्केल पे कैसे इकट्ठा कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक इसका आंसर यही रहेगा कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप और जब आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो तो उसमें कुछ लोग होते हैं। अब कुछ लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा उनसे कितना कैपिटल मंगवाओगे, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख 10 लाख और कितना मंगवा पाओगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग्स जो है उन्होंने अपने पूरे साल भर अपनी पूरी जिंदगी भर की सेविंग भी लगा दिया, तो इतना ज्यादा कैपिटल इकट्ठा नहीं हो सकता है 150 लोगों के साथ। लेकिन इमेजिन अगर वही चीज आप लाखों लोगों के से पैसा मांगो और अपने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको एकदम सिंपल रखो, उसको एकदम फ्यूचरिस्टिक रखो, प्रॉफिटेबल रखो, तो वो जो लोग हैं वो देखेंगे यस ये बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एज अ कॉमन मैन, अगर मैं जनरल पब्लिक अगर इन्वेस्ट करती हूँ तो जो उनका प्रॉफिट होगा उस पे हक भी मेरा ही बनेगा। वो कैसे? तो देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, उसको मान के चलो ये शेयर कैपिटल है, उसको मान के चलो ये शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल को ना ये शेयर कैपिटल को ना टुकड़ों में बांटे जाते हैं, ठीक है, टुकड़ों में बांटे जाते हैं और उन टुकड़ों को हम बोलते हैं, एक एक टुकड़ों को बोलते हैं शेयर्स। और इन उसको पूरे बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ले लो कि इसमें जो शेयर है ना वो कितने हैं? 10 लाख है, ठीक है। जो शेयर्स है ना 10 लाख है और आपको कितना रेज करना है? 1 करोड़ रेज करना है फ्रॉम पब्लिक। तो आप इमेजिन करो आप फ्रॉम पब्लिक पैसे रेज कर सकते हो, तो पब्लिक तो बहुत सारे हैं, आप अनलिमिटेड लोगों के पास पहुंच के जाके अपना एडवर्टीजमेंट करके उनसे पैसे रेज कर सकते हो। तो मैंने रखा अपने एक शेयर का जो वैल्यू है मैंने रखा 10 रुपीज, मतलब इसका एक शेयर का जो वैल्यू है मैंने 10 रुपीज रखा, क्या ही दिक्कत है, अलाउड है उतना। तो ये बन जाता है मेरा 1 करोड़। नाउ मुझे 1 करोड़ रेज करना है इन लोगों से, जनरल पब्लिक से। तो मैं क्या करूंगी? मैं 1 लाख लोगों को इनवाइट करूंगी अपने शेयर्स देने के लिए कि आप मेरे कंपनी का शेयर लो और मेरी कंपनी के ओनर बन जाओ, लेकिन मुझे आप शेयर के बदले, हर एक शेयर के बदले ₹10 दो। तो ऐसे 1 लाख लोग भी आ गए, ठीक है, और ऐसे 100 शेयर्स भी उन्होंने खरीद लिए, तो मेरा 1 करोड़ में फंड रेज हो सकता है, ठीक है। ऐसे लाख लोग आ गए और उन्होंने 100 शेयर्स भी खरीद लिए। 100 शेयर्स में उनको क्या जाएगा? 100 शेयर में उनको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपीज उनको पर शेयर पे करना पड़ेगा और उनको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अभी आप बोलो आज के जमाने में 1000 रुपीज कुछ महत्व रखता है? तो वो बोलेगा यार मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ 1000 रुपीज, बाद में प्रॉफिट होगा तो मुझे ही मिलेगा। बैंक में 6-7% इंटरेस्ट लेने से अच्छा है कि इस बिजनेस का जो फ्यूचरिस्टिक या प्रॉफिटेबिलिटी है मुझे ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है जैसे कि अगर रिलायंस कंपनी अपना शेयर्स बेचे तो आप थोड़ी मिस करोगे, आप ट्राई करोगे कि वो शेयर्स मैं खरीद लूं, क्योंकि आपको पता है रिलायंस कंपनी आखिर क्या है, वो कभी ना कभी प्रॉफिट अर्न करेंगी, क्योंकि उसके जो मोटिव्स रहते हैं, उसके जो गोल्स रहते हैं वो हर वक्त हाई रहते हैं, उनको प्रॉफिट आने ही है। तो आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करने में ज्यादा सोचोगे नहीं। इधर जादू किस चीज का है? इधर जादू है आप पब्लिक को आप इनवाइट कर रहे हो और वो पब्लिक होते हैं, आप कितने भी पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख पब्लिक को इनवाइट किया और उन्होंने
100 शेयर्स खरीदे हर एक पब्लिक ने, तो मेरे जो फंड रेजिंग का जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। 150 लोगों में मेरा ये 1 करोड़ का जो फंड है वो रेज नहीं हो पा रहा था, जस्ट बिकॉज मैंने ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में से बिजनेस किया और मैं हर एक शेयर्स के बदले उनसे पैसे ले रही हूँ और बहुत सारे पब्लिक मेरे पास आ रहे हैं वो शेयर्स खरीदने के लिए, तो मेरा जो 1 करोड़ का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जा रहा है। और जो ये शेयर्स रहते हैं ना जो खरीदते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। और ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो मेरे बिजनेस के ओनर बन जाते हैं। यार ऑफ कोर्स उन्होंने मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अभी शेयर्स के बदले मैं उनको बदले क्या ले रही हूँ, उनसे पैसे ले रही हूँ, तो उनका हक बनता है इस बिजनेस में उनका ओनरशिप का। तो जो भी लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, या तो शेयर होल्डर फॉर अ इंस्टेंट, तो वो बन जाते हैं मेरे ओनर्स, ठीक है। नाउ आई थिंक सो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये प्रैक्टिकल वे में समझाने का ट्राई किया। आई थिंक सो एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ देखो यही सब लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो पढ़ते। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट ऑफ फिक्स अमाउंट। नाउ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अभी जो हमने समझी कि आपके जो शेयर कैपिटल है ना, जो कैपिटल है ना, कैपिटल, उन्होंने शेयर कैपिटल वर्ड यूज ना करते हुए उन्होंने कैपिटल वर्ड यूज किया है। जो कैपिटल है ना आपके बिजनेस का, उसको इनडिविजिबल पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर, जिसका भी प्राइस फिक्स होता है। These unit आर नोन एज, क्या बोला है, these unit आर नोन एज शेयर्स। जैसे कि मैंने ये स्क्रीन पे दिखाया था कि जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो हर एक टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। नाउ अ पर्सन हु परचेज शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। Shareholder is the part of owner of the company. The ownership of the company is with shareholder, while its day-to-day administrative in the hand of director who are elective representative of shareholder. Now एक और concept सीखने वाली बात है, जैसे कि मैंने बोला कि इधर लाखों में लोग आके एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बोल रहे हो मैम, फिर आप सोचोगे मैम क्या आप ऐसा बोल रहे हो कि उस बिजनेस के लाखों ओनर्स रहेंगे? यस, मैं ऐसा ही बोल रही हूँ कि उस बिजनेस के लाखों ओनर्स रहेंगे, ठीक है, लाख, ठीक है, 1 लाख ओनर्स रहेंगे। तो मैम जब कोई बिजनेस का कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो हम ये लाखों लोगों से सहमियत लेके एंड देन बिजनेस का डिसीजन लेंगे। यस, आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या मैम ये सब जो 1 लाख लोग हैं वो आने चाहिए, साथ में डिसीजन होना चाहिए? यस, ये भी जरूरत है, बट इन 1 लाख लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाएंगे। मतलब कुछ 10 लोगों का ग्रुप रहेगा जो कि इन लोगों के बिहाफ पे इन बिजनेस को चला रहे होंगे। मतलब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना रहेगा तो ये जो 10 लोगों की जो ग्रुप्स हैं वो लेंगे, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो किनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं? इन 1 लाख ओनर के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कंपनी किसकी? इन ओनर्स की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ये इसको आप कुछ नहीं मैनेजर्स भी बोल सकते हो, इसको कुछ नहीं आप मैनेजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? मैनेजर्स, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा जो कि वो हर एक अपने ओनर से नहीं पूछ सकते, तो उनका हक बनता है वैसे डिसीजन को ले लेना, ठीक है। और वो कौन सेलेक्ट करते हैं? तो वो ओनर सेलेक्ट करते हैं। नाउ क्या आपकी बुक में यही लिखा हुआ है? तो देखेंगे, शेयर होल्डर इज द पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द company. The ownership of the company is with the shareholder, while its day-to-day administration is the hand of the director who are elected representative of the shareholder. क्या है? इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। मतलब किसने सेलेक्ट किया है? शेयर होल्डर ने सेलेक्ट किया है। The director are collectively known as board of director, ठीक है। The portion of profit of the company is distributed among shareholder is known as dividend. Now उन्होंने बोला है अगर कंपनी में कुछ प्रॉफिट हुआ, तो आप
को इसके बदले क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, हर एक शेयर के बदले आपको डिविडेंड मिलता है। जैसे कि आप अगर बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना कुछ आपको उस पैसों के बदले इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले आपको डिविडेंड मिलता है। और ये डिविडेंड जो होता है वो डिपेंड होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की प्रॉफिट कितनी हो रही है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आप डिविडेंड ले सकते हो, डिविडेंड का हक रखते हो, जो कि डिसाइड होता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो भी डिसाइड होता है, डिविडेंड जो रहता है ना वो डिसाइड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के करता है। नाउ क्लियर है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझा होगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, आप देख के खुश हो जाओगे। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उन्होंने क्या बोला है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, आपको एग्जाम में लिखने को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको कुछ समझा नहीं है, आई नो, आई एग्री। ठीक है, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे हमको वही करना है। तो उन्होंने एक चीज इधर बोला हुआ है कि जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है उसको हम, कंपनीज एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी उसको मैं क्या बोलूंगी, कंपनी। उन्होंने वही लिखा हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अंडर कौन से एक्ट की बात की है, कंपनीज एक्ट 2013। और उन्होंने एक और प्रीवियस लॉ की बात की हुई है। प्रीवियस लॉ की क्यों बात की हुई है, क्योंकि कंपनीज एक्ट आने से पहले बहुत सारे एक्ट आए थे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 में भी जो भी एज अ कंपनी रजिस्टर हुई थी उसको भी हम कंपनी का ही दर्जा देंगे, उससे हम कंपनी का दर्जा निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये पहले एक्ट है। अभी उनकी क्या गलती, उन्होंने पहले बिजनेस चालू किया। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुए हैं उनको हम कंपनी बोलेंगे। और जो भी प्रीवियस लॉ में, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 और उससे पहले कोई अगर लॉ आया होगा कंपनीज एक्ट के रिलेटेड, तो उसमें भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुआ हो तो उसको भी हम कंपनी ही बोलेंगे, उसको और कोई नाम नहीं देंगे। नाउ अभी उन्होंने ऊपर के डेफिनेशन को मीन्स करके एक्सप्लेन किया हुआ है। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट स्टेटस ऑफ द कंपनी इफ इट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रेलेवेंट लॉ एज द कंपनी बिफोर एंड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यही तो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो एज अ कंपनी तो आपको किसका दर्जा मिलेगा, कंपनी का। और उससे भी पहले अगर कोई एक्ट आए रहेगा वो भी कंपनीज एक्ट के रिलेटेड होगा, अगर आप उसमें रजिस्टर होगे तो भी आपको कंपनी ही बुलाया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऑथर ने आपको कंपनी के डेफिनेशंस दिए हुए। ठीक है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब खुद लोग आते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं, ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप। नाउ इसमें कुछ ऐसी चीजें बोली हुई है जो हम फीचर्स में बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ने वाले, जैसे कि उन्होंने वॉलंटरी एसोसिएशन बोला है, उन्होंने ट्रांसफरेबल शेयर बोला है, उन्होंने एक ओनरशिप एंड मेंबरशिप वर्ड भी यूज किया है। तो यही सब चीजें हम फीचर में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है। नाउ द अबव डेफिनेशन reveal some of the most important feature of the company, thus to include we can say। उन्होंने वही बोला कि जब हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कुछ फीचर्स के बात आ रही थी जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से फीचर है इसमें इलेबोरेट किया। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक फीचर और आर्टिफिशियल पर्सन, देन बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट नेम। ठीक है, हैविंग अ सेपरेट नेम, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा फीचर परपेचुअल सक्सेशन, चौथा फीचर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, पांचवा फीचर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील। ठीक है,
और इस सब फीचर्स को छोड़ के भी और कुछ फीचर्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। सो आई थिंक सो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि जहां पे पब्लिक आती है और इन्वेस्ट करती है उसको ही हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो या नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, और उन्हीं पब्लिक को ही प्रॉफिट के हकदार होते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे रहते हैं, और जस्ट बिकॉज उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे रहते हैं तो वो शेयर होल्डर कहलाते हैं और वो ही कंपनी के ओनर या मालिक रहते हैं। और ओनर ज्यादा तादाद पे होने के कारण वो अपने मैनेजर इलेक्ट करते हैं जो कि बिजनेस को चलाते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। आई थिंक सो क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। सो आज का लेक्चर इधर एंड करते हैं और बाकी का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे कल। कल या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ये वीडियो कभी भी आता है नो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के जो फीचर्स है वो एकदम इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सो टिल देन बाय बाय।